अंजना ओम कश्यप। मोदी सरकार में आज बड़ा दिन, क्योंकि ड्रीम टीम बनाने की फिराक में न जाने कितने मंत्रियों पर गाज गिर रही है एक के बाद एक, तो दूसरी तरफ खुशियों का अंबार कई ऐसे सांसदों के लिए जिनका नाम हम आपको पहले से बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री पोखरियाल दोनों का इस्तीफा। रतनलाल कटारिया, देवश्री चौधरी का भी इस्तीफा, बाबुल सुप्रियो का भी इस्तीफा, संतोष गंगवार का भी, सदानंद गौड़ा का भी इस्तीफा। इन तमाम मंत्रियों का इस्तीफा। संजय धोत्रे, थावरचंद गहलोत, चूंकि वो तो वैसे भी अब गवर्नर बना दिए गए हैं, प्रताप सारंगी भी हटे। कैबिनेट विस्तार से पहले 9 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। मोदी सरकार में ड्रीम टीम बनाने के तरफ बढ़ते हुए इन मंत्रियों पर गाज गिर रही है एक के बाद एक। कुल 9 ऐसे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा हो चुका है। शाम 6 बजे कुल 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज, हर बड़ी खबर के साथ सबसे पहले आपके सामने आते हुए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राहुल कंवल हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, एक तरफ नजर अगर उन लोगों पर है जिनका नाम शामिल हो सकता है कैबिनेट विस्तार के जरिए, यूपी पर नजर दिखाई देती है अब की बार ओबीसी सरकार, तो दूसरी तरफ गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है कई दिग्गजों पर। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा, पोखरियाल का इस्तीफा। राहुल, अब तक की सबसे बड़ी खबर इस कैबिनेट रिशफल से यह है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दिया है और इस घोषणा के साथ सरकार कहीं ना कहीं ये मान रही है कि कोरोना वायरस से निपटने में सरकार की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुई और लोगों में रोष है, गुस्सा भी, नाराज़गी भी, जो कि लाजमी भी है क्योंकि करीब 1.5 साल से लगातार चला आ रहा है और कई बार सरकार की थोड़ी थोड़ी गलतियां भी रही और हर्षवर्धन जी के खुद के बयान भी रहे। उन्होंने बयान इस तरह के दिए कि कोई कोरोना वायरस से चिंता होने की ज़रूरत नहीं है या फिर वैक्सीन लग जाएगी बहुत जल्दी से। जो हकीकत थी कहीं ना कहीं उससे वो डिनायल में थे। बहुत बड़ा गैप था वास्तविकता से और वो जो बयान दे रहे थे उससे, और किसी ना किसी पर तो गाज गिरनी ही थी क्योंकि काफ़ी नाराज़गी थी जिस तरह से उन्होंने खुद हैंडल किया, उनके सोशल मीडिया के पोस्ट। और लोग, एक तो प्रधानमंत्री भी ये मानते हैं कि ये 100 साल में सबसे बड़ी आपदा है, इस वजह से जो भी होता ऐसी परिस्थिति में उसके लिए मुश्किल ही होता इस आपदा से निपट पाना। लेकिन हर्षवर्धन जी ने जिस तरीके से सिचुएशन को मैनेज किया, जिस तरह से उन्होंने जनता से कम्युनिकेट किया, जिस तरह से उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री चलाई, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं थे और उन्हें लगा कि और उनको कारगर तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय को चलाना है। और इस वजह से अब तक जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी तो सुर्खी यही है अंजना कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दिया। बिल्कुल, लेकिन राहुल इसी के साथ देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो चुनाव का असर दिखेगा जब आप ओबीसी कई सारे मंत्रियों को शामिल करेंगे। लेकिन यह बोला जाएगा, क्योंकि ऐसा अभी से ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है, कि क्या सरकार ने मान लिया कि उन्होंने कोविड की सिचुएशन को दूसरी वेव में पूरी तरह से मैनेज करने में वो नाकाम रहे और इसी वजह से अब गाज गिराई जा रही है तो डॉक्टर हर्षवर्धन पर यह सवाल उठेगा। नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद, उनके तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके खुद के कार्यालय ने कई अहम फैसले भी लिए और ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीजुली रणनीति भी थी। लेकिन लोगों की नाराज़गी, ऑक्सीजन को लेके, बेड्स को लेके किल्लत, इससे लोगों में काफ़ी रोष था और उसकी गाज हर्षवर्धन जी पर गिरी है। लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी ये नहीं कहते कि सिर्फ हर्षवर्धन जी की जिम्मेदारी है या पीएमओ से ये मैसेज जाए कि केवल और केवल सारी चीज़ें सिर्फ हर्षवर्धन जी ने की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रालय को हैंडल किया, उससे जो एनालिसिस हुआ, मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे बहुत सोच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हर मंत्री के परफॉर्मेंस, उसके कामकाज के तरीके, उसके प्रचार के तरीके, उसके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, किस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया, इन सब का आंकलन हुआ है। और एक तरीके से ये कप्तान है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली का अधिकार है कि वो किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो कि खुद जीत के आए, उन्हें लग रहा है कि करीब 700 दिन हो गए, 699 डेज, 699 इस सेकंड टर्म को शुरू हुए। और ऐसे में अगर वक्त बचा है यूपी इलेक्शन से पहले, जो कि बहुत अहम है, क्योंकि यूपी में क्या होता है बहुत हद तक ये तय करेगा कि 2024 की जो लड़ाई है वो कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती है। क्योंकि बीजेपी को ये पूरा यकीन है कि अगर वो यूपी जीत जाते हैं तो 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी, वरना और मुश्किल हो जाएगी। जी अंजना। राहुल, संसद का सत्र सामने है,
हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा, कोविड पर तो घिरना तय था, क्या इससे थोड़ा सा भेद पाएंगे, थोड़ा प्रेशर कम हो पाएगा? लाजमी भी है कि एक तरीके से सरकार कह रही है कि जो गुस्सा है वो डायरेक्ट हो गया हर्षवर्धन जी की तरफ। हाँ, कि हम भी मान रहे हैं कि हमसे कुछ कमियां रही, जिस तरीके से हमने प्लानिंग की, खास तौर से जब डेटा आना शुरू हुआ फरवरी के महीने से कि आर रेट यानी कि रिप्रोडक्शन रेट की कोविड कितनी तेज़ी से फैल रहा है, वो बहुत बढ़ रहा था। उस वक्त पर सरकार को और एक्शन लेना चाहिए था, लॉकडाउन को पहले लगाना चाहिए था, लोगों में और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी ताकि लोग सचेत रहें, बजाय इसके कि हर्षवर्धन जी ने उस वक्त पे जताया कि समस्या हमने पीछे छोड़ दी है या हम जीत चुके हैं या आगे बढ़ चुके हैं, जिससे लोगों में ये भावना आई कि क्या पता कोरोना ख़त्म हो गया और इससे बहुत नुकसान हुआ। तो थोड़ा तो संसद के मानसून सत्र से पहले अगर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार को लगता है कि ठीक है, हमने भी माना, इसी वजह से हमने इस्तीफा लिया, अगर सब कुछ ठीक होता तो उनके इस्तीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जनाब बिल्कुल, बाबुल सुप्रिया का भी इस्तीफा हुआ है। ऐसे लोग जो बंगाल के चुनाव में काम आए लेकिन इनाम उनसे अब छीन लिया गया है। नहीं, पर कहाँ काम आया? अगर आप बीजेपी की नज़र से देखें तो बंगाल में तमाम जो कोशिश की प्रधानमंत्री ने खुद, गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी की पूरी टीम ने, आखिरकार तो वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई, तो कहीं ना कहीं ये भी एहसास कि जो एफर्ट किया गया ज़मीन पर और मंत्रालय में वो पर्याप्त नहीं था। इसी वजह से हर्षवर्धन जी का, इसी वजह से न केवल हर्षवर्धन जी का बल्कि बाबुल सुप्रिया का भी इस्तीफा हुआ, क्योंकि अगर उनके काम से प्रधानमंत्री खुश होते तो ये करना नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री ने जो अपने कार्यालय में लोगों को बताया, जो अपने बाकी मंत्रियों से बातचीत की, कई मंत्रियों को बुलाया गया, गडकरी जी को बुलाया गया, अमित शाह को बुलाया गया, नड्डा जी को बुलाया गया, लंबी लंबी बातचीत हुई। उसमें प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दिया कि उनको लग रहा था कि टीम में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो उस जोश के साथ, उस ऊर्जा के साथ काम में नहीं लगे हुए जिसकी प्रधानमंत्री को उम्मीद थी, क्योंकि वो जिस एनर्जी के साथ खुद काम में लगे हुए थे, वो चाहते थे कि उनकी पूरी टीम भी उसी एनर्जी के साथ काम में लगे। और उन्हें लग रहा था कि कुछ उनकी ढीली विकेट है जो कि उस एनर्जी से बैटिंग नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि मिड कोर्स से करेक्शन किया जाए ताकि 2022 के यूपी इलेक्शन और 2024 से पहले वो अपनी टीम को री एनर्जाइज कर पाए। इसी के साथ लगता है कि जो बहुत ही की मिनिस्ट्रीज होंगी उनमें वो चाहेंगे कि ऐसे काबिल लोगों को बिठाया जाए जिसके जरिए ज्यादा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिले। इस तरह का भी एक उद्देश्य दिखता है। आप देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर कि क्या डिग्री है, कितने पढ़े लिखे हैं उनके मंत्री, इस पर खास ध्यान प्रधानमंत्री ने इसमें दिया है। इसी के तहत 3 MBAs, 7 PhDs, कई सारे डॉक्टर, वकील, इनको लाया गया है इस मंत्रालय में ताकि ये मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री न केवल जातीय समीकरण, न केवल क्षेत्रीय समीकरण, बल्कि ये भी देखा है कि उनकी टीम की काबिलियत क्या है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, और साथ ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कितना तजुर्बा है। इनमें तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनमें 29 ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों में मंत्री रह चुके हैं। तो ये देख, और 23 ऐसे मंत्री रहेंगे जिनको कम से कम 3 बार वो MPs रह चुके हैं, कम से कम 10 साल का उनको लेजिस्लेटिव तजुर्बा है, पार्लियामेंट का कामकाज कैसे होता है इसका एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का वक्त मिले तमाम नए मंत्रियों को अपना कामकाज सीखने के लिए, ताकि अगर मानसून सत्र में कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देने के लिए उनके मंत्री काबिल हों और योग्य हों, उनकी तैयारी पूरी हो। बने रहिए राहुल हमारे साथ। जल्दी से एक बार सुना देते हैं, कौशल किशोर सांसद हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। देखिए अलग अलग जो नाम आ रहे हैं उन सब का हम आपको खाका भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो सोच है इस कैबिनेट फेरबदल के जरिए इस मंत्रिमंडल विस्तार में, वो को पता चले। करने के लिए मौजूद हैं प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, और आगे अब आप आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी? प्रधानमंत्री जी ने चाय पे बुलाया था और हम लोगों को कोई इस तरह का निर्देश वगैरह नहीं दिए गए। चाय पे बुला के बस थोड़ी सी बातचीत हुई, सब लोगों को बधाई वगैरह दी है, और उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने सबको एक आमंत्रण पत्र दिया है राष्ट्रपति भवन पहुंचने का जी, शाम को 6 बजे। उत्तर प्रदेश से आप एक खास चेहरा हैं, 2022 के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के, उस पर खास नज़र है खुद प्रधानमंत्री की, उसके हिसाब से आपके चेहरे को चुना गया है। और कौन कौन से लोग हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी मीटिंग आज प्रधानमंत्री के साथ हुई? पूरे देश से लोग थे, और मैं समझ रहा हूँ कि इस संबंध में कोई बात ना प्रधानमंत्री जी ने की है, कि बस उनका ये है कि
जो काम है वो ईमानदारी से, पारदर्शिता से लोगों को करना है। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो करना है। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया किस तरीके की जिम्मेदारी होगी? 2022 के चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिहाज से आप लोगों को तैयारी, वैसे ही चेहरे ढूंढे गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो देखिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पहले से ही काम कर रही है। हमारे मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, ज़रूरतमंद लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो ज़रूरतें थी, उनको कैसे पूरा हो, उसके लिए हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दे दिया, गैस सिलेंडर चूल्हे दे दिए मुफ्त में, 50 करोड़ जनता को 5 लाख तक के मुफ्त में इलाज, ये सब गरीबों को मिलने वाला है, वो मिल रहा है। किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिलता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो गरीब की लड़की की शादी के लिए 20,000, और जब सामूहिक शादी योजना के तहत मुख्यमंत्री की 51,000, और अगर मजदूर की लड़की की 2 साल लड़कियों की शादी में 75,000 रुपये। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना लागू की स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और सबको मकान मिले। ये प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही पार्लियामेंट में बोला था कि सन 2022 तक हम चाहते हैं कि सबका अपना निजी घर हो, उसमें टोंटी हो जो पानी देता हो, चूल्हा हो जो जलता हो सुबह शाम, यानी रोज़गार भी मिले, बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो। उन योजना पे टाइम बाउंड कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास निवास ना हो, सबको तब तक के प्रधानमंत्री आवास दे देने का काम किया जाएगा। आज सुबह आपके पास कितने बजे फ़ोन आया और किस तरीके से आपको बोला गया कि तैयार रहा जाए इसके लिए पूरी तरीके से? ये कुछ नहीं कहा गया तैयार रह जाने के लिए। एक फ़ोन 10 बजे के आसपास आया कि प्रधानमंत्री जी ने चाय पर बुलाया है, तो आप पहुँचे। तो हम लोग चाय पे चले गए। जब वहाँ गए तो ये सब चीज़ें बातचीत हुई, थोड़ी बातचीत, और वही जो इनविटेशन मिला वो मिला है खाली, बस। माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरण, इनको देखते हुए मंत्री पद और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आपको कौन सा MOS या फिर कैबिनेट किस में रखेंगे? पूरे देश से लोग सांसदों को, जिनको चाय पे बुलाया गया था, वो केवल यूपी के लोग नहीं थे, पूरे देश से थे। और जो जिम्मेदारी देनी है वो अभी 6 बजे पर उसका पता चलेगा क्या करेंगे। इस बात को लेकर के कि आप लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके बगल ही आपका संसदीय क्षेत्र है, आप कितना खुश हैं जब कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? नहीं, मंत्री बनने से खुश होने का मामला नहीं है। मंत्री बनने से और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ने का मामला है। इसलिए अब और ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा और लोगों का काम और ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मुस्तैदी से करना पड़ेगा। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है, वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी उसको पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और शाम को जो 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें कौशल किशोर जी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। कौशल किशोर सांसद हैं मोहनगंज से, SC सीट रिजर्व है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बैठक की तस्वीरें, आज की बैठक की तस्वीरें। संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई है, ब्रीफिंग एक तरह से कह लीजिए, उसमें ये तस्वीर आज सामने आई है। जो हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री ने चाय पर बुलाया, जिसका जिक्र खुद कौशल किशोर भी, ये हम मान सकते हैं कि आगे की कतार में, हालांकि मिक्स भी हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन कैबिनेट पद जिन्हें दिया जा सकता है वो आगे की कतार में बैठे हो। लेकिन मास्क की वजह से थोड़ा मुश्किल है यहां से पहचानना। हालांकि दूसरी जगह पर ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं और भी कई लोग इस पूरी कतार में दिख रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चाय पर बुलाया तमाम उन सांसदों को जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के साथ यह तस्वीर जारी की गई है। प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है इन लोगों के साथ और
प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से क्या उनकी सोच है, क्या वो चाहते हैं, किस तरह से आने वाले वक्त में जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसके लिए क्या करना है, आगे की क्या तैयारी होगी, राज्य में जो चुनाव है 5 राज्यों के उनको लेकर जो चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सांसदों के साथ आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। बाकियों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, ये मास्क का चक्कर है, मास्क सभी ने लगाया हुआ है और मुश्किल है पहचानना कौन है, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। इससे पहले आप कौशल किशोर को सुन रहे थे। मोहन लालगंज एससी रिजर्व सीट है ये, तो दलित प्रतिनिधित्व पर खासा जोर है जो हम आपको बीते दिन से बता रहे हैं। ओबीसी और दलित चेहरे कई इस मंत्रालय में आपको इस फेरबदल में नए दिखाई देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो उनकी बैठक हुई है उसमें आपको दिख रहे हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री हैं, दूसरी तरफ आप गृह मंत्री को भी देख रहे हैं। ये तमाम लोगों के साथ आज प्रधानमंत्री ने ये बैठक ली है उन सांसदों की जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। कुछ देर का इंतजार है क्योंकि आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह जिसमें 43 लोग बतौर मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले जो गाजगिरी है वो बड़ी खबर बनी है क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े मंत्रियों का, खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का जो आज रेजिग्नेशन हुआ, इस्तीफा हुआ है। ये देखिए, ये पहली कतार में माना जा रहा है जो लोग बैठे हुए हैं वो संभावित कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी भी बैठक में मौजूद है और माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर का एलिवेशन हो सकता है, यानी उनका प्रमोशन हो सकता है। एमओएस पहले थे फाइनेंस में, उनको बेहतर पद मिल सकता है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अब हर कोई टीवी के पास जा रहा होगा संभावितों को पहचानने के लिए, लेकिन आज एक तरफ जिस तेजी से नाम सामने आ रहे हैं उसी तेजी से उन लोगों के नाम भी आ रहे हैं जिनकी छुट्टी हो रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जिन नामों की छुट्टी हो रही है वो 11 नाम हैं। मैं आपको वो 11 के 11 नाम जो है आप कहे तो मैं पढ़ दूता हूँ। वो नाम है सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिनके कंधों के ऊपर जो है जिम्मेदारी थी अंजना स्वास्थ्य मंत्रालय की और कोविड की, और इस कोविड की लहर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को कहें तो ले डूबी है। रमेश पोखरियाल निशंक, जो 23 साल बाद जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हुए और उनको भी नकार दिया गया क्योंकि उनके कार्य करने की जो शैली थी वो प्रधानमंत्री के साथ मिसमैच करती थी। उनकी परफॉर्मेंस से जो है प्रधानमंत्री वो खुश नहीं थे। संतोष गंगवार बहुत कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के कुर्मी हैं, रुहेलखंड से आते हैं और साथ ही साथ जो है वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार 1 में भी मंत्री रहे और अब भी थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफे की बात आ रही है। संजय धोत्रे महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे, उनके साथ साथ उनको जो है औद्योगिक और प्रौद्योगिक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। राव साहब दानवे वो महाराष्ट्र से आते हैं, उनका इस्तीफा हो गया है। सदानंद गौड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्टर थे, उनके कंधों पे जिम्मेदारी थी दवाइयों की। जिस तरीके से रेमडेसिविर से लेकर ब्लैक फंगस और वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठे और मिसमैनेजमेंट दिखा, उसके कारण जो है सदानंद गौड़ा की भी विदाई जो है वो हो गई। रतनलाल कटारिया ऐसी फेस है, हरियाणा से आते हैं, 4 बार के सांसद थे, लेकिन उनकी छुट्टी करके जो है सुनीता दुग्गल को लाया गया है। हरियाणा से महिला हैं और तेज तराज नेता हैं, IRS रही है, पहली बार चुनाव लड़ा और जीती हैं। प्रताप सारंगी सादगी का प्रतीक था, जब 2019 में उनको मंत्री बनाया गया था। ये कहा गया था कि वो बहुत छोटे से घर में रहते हैं और वो एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ते रहे उड़ीसा में और पहली बार सांसद बने। विधायक पहले थे, लेकिन MSME में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा, शायद वो रास नहीं आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट जब हुई तो प्रताप सारंगी को भी जो है वो जाना पड़ा है। तो ये तमाम इस तरीके के नेता, देवेश्री चौधरी, उनको जाना पड़ा। बंगाल के अंदर जो आपने हमने सबने देखा नतीजे आए, देवेश्री चौधरी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर थी, उनको भी हटाया गया। थावरचंद गहलोत को कल कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया था, और अगर थावरचंद गहलोत को हटाया गया तो उनकी एज का फैक्टर भी है, इसीलिए उनको एक्मोडेट भी किया गया है गवर्नर के रूप में। लेकिन अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि नए चेहरों को तवज्जो दी जा रही है, यूथ को लाया जा रहा है, महिलाओं को लाया जा रहा है, OBCs
को बढ़ाया जा रहा है। 25% जो है ओबीसी चेहरे होंगे। 27 ओबीसी चेहरे जो हैं इस कैबिनेट में होने वाले हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो कैबिनेट मंत्री रहेंगे और बाकी 22 जो है अश्विनी चौबे का नाम लिया क्या आपने? इंडिपेंडेंट चार्ज होगा। अश्विनी चौबे का लिया नाम? कोटे को बढ़ाया गया है। हिमांशु जी? अश्विनी चौबे देखिए अंजना, मुझे जो अभी तक जानकारी मिली है वो अश्विनी चौबे की नहीं मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अश्विनी चौबे को भी हटाया जा सकता है। उनके भी कुछ बयान जो है वो ठीक नहीं रहे, और लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अश्विनी चौबे को भी हटाया जाएगा तो ये माना जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा बदल दिया, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री बदल दी। निशंक का भी इस्तीफा होता है और संजय धोत्रे का भी। अगर अश्विनी चौबे भी इस्तीफा देते हैं तो हर्षवर्धन और अश्विनी चौधरी दोनों को बदलकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर दोनों नई नियुक्ति होंगी। ये देखना यह है कि कौन स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर कमान संभालेगा। लेकिन अश्विनी चौबे की अभी कंफर्मेशन नहीं आई है मेरे पास, लेकिन इतना ज़रूर है कि अश्विनी चौबे की भी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो बिहार से आते हैं और एक खास जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनकी पहचान भी तो बन गई थी ना हिमांशु, उनकी पहचान ऐसी बन गई थी कि हमेशा अपने उटपटांग बयानों की वजह से वो घिरते थे और पार्टी को भी एम्बैरसमेंट कॉज करते थे। एक बार जरा झारखंड पर आते हैं। झारखंड से निशिकांत दुबे का नाम चल रहा था, क्या वहां पर कुछ है जानकारी? झारखंड से निशिकांत दुबे की नंबर लग सकता है, जैसा हमारे को जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, निशिकांत दुबे को जो है आज बुलाया गया था और वो एसपी सिंह बघेल के साथ थे, जो जानकारी है, लेकिन फुटेज मेरे पास मैंने नहीं देखी है। लेकिन इतना जरूर है, निशिकांत दुबे को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से संसदीय समितियों के अंदर, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस हो या पीएससी हो, उसमें सरकार के लिए एक जो है संकट मोचक की भूमिका निभाई और विरोधियों को धराशायी किया है, उसका उनको जो है वो इनाम मिल सकता है। 2011 के अंदर वो फाइनेंस में कमेटी में थे, बाद में पीएससी में आए ये, और हमेशा वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे। और ये कहा जाता है कि निशिकांत दुबे जो हैं वो हमेशा संसद में मुखर सांसद के तौर पर और संसद में जो उनकी उपस्थिति होती है उसको लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व हमेशा खुश रहता था। वो सुबह आते थे और शाम को जाया करते थे, और उनका जिस तरीके से वो संसद के डिबेट्स के अंदर या किसी भी बिल के ऊपर वो बोलते थे तो बहुत अच्छे तरीके से पार्टी का और सरकार का पक्ष रखते थे। हिमांशु बने रहिए, आप हमारे साथ लगातार जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, 7 लोक कल्याण मार्ग के सामने मौजूद हिमांशु। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो टीम हो सकती है वो हम संभावित चेहरे आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक, लेकिन जिन पर गाज गिर रही है उससे बड़ी खबर बन रही है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हो या फिर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हो। एक बार तस्वीर भी आपको दिखाते हुए इस ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जिसमें आज प्रधानमंत्री ने तमाम सांसदों के साथ चाय पर उन्हें बुलाया, जो संभावित मंत्री के तौर पर देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, 43 मंत्री उसमें शपथ लेंगे। हमारी नजर लगातार बनी हुई है नॉन स्टॉप कवरेज, देखते रहिए आज तक पर।